अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स न्यू बुक फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू बुक 9th क्लास फिज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप उससे अपडेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट यूनिट वी विल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बताना है कि ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं हमने बताना है कि हम इनको किस यूनिट के अंदर मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने दिया हुआ है थिकनेस ऑफ 5 रुपी कॉइन। थिकनेस ऑफ 5 रुपी कॉइन, आपको पता है 5 रुपी का कॉइन जो है वो बिल्कुल बारीक सा होता है। उसकी जो डायमीटर होता है मीन्स टू से उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम बात करें इसको, हमारे पास मीटर के कुछ यूनिट्स हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब हमने उस हिसाब से डिसाइड करना है कि थिकनेस ऑफ 5 रुपी कितनी होती है, उसको हम किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं। सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा यूनिट हो जाता है, किलोमीटर और ज़्यादा बड़ा यूनिट हो जाता है। तो सबसे छोटा मीटर का यूनिट है वो है हमारा मिलीमीटर, इसलिए हम उसको किस में मेजर करेंगे, मिलीमीटर में। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ ए बुक। अब लेंथ ऑफ ए बुक हम किसके अंदर मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आ जाती है। सेंटीमीटर के अंदर उसको मेजर कर सकते हैं। आपको पता है आपके जो स्केल्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, उसके ऊपर भी सेंटीमीटर होता है और मोस्टली हम बुक को उससे मेजर कर सकते हैं। सो आंसर इज सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड। एक फुटबॉल फील्ड है हमारे पास, मतलब एक प्लेग्राउंड कह लीजिए, उसको हमने मेजर करना है। ना तो हम उसको मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं क्योंकि मिलीमीटर एक बहुत छोटा यूनिट है। सेंटीमीटर पे भी नहीं कर सकते क्योंकि सेंटीमीटर भी उससे लिहाज से छोटा यूनिट है, क्योंकि लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, मीटर को यूज़ करेंगे। किलोमीटर को भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिस्टेंस ऑफ 2 सिटीज़ के दरमियान का डिस्टेंस। आपको पता है 2 सिटीज़ के जो दरमियान का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम मिलीमीटर भी इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, सेंटीमीटर भी यूज़ नहीं करेंगे, मीटर भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मीटर, अब एक कमरे का अगर हमने नाप लेना है तो उसके लिए हम मीटर यूज़ कर सकते हैं, एक फील्ड के लिए मीटर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिटी है, मतलब 2 सिटीज़ के दरमियान में फासला तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किलोमीटर। आप जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं बाय मोटरवे और बाय सम अदर रोड्स, तो आप वहाँ पे लिखा हुआ देखते होंगे किलोमीटर, इतना डिस्टेंस आने वाला है किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैस ऑफ 5 रुपी कॉइन। आपने 5 रुपी कॉइन का मैस मेजर करना है। मैस 2 चीज़ों के अंदर मेजर किया जाता है, एक होता है किलोग्राम और एक होता है ग्राम। ग्राम सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर हमने अगर बहुत छोटा सा किसी चीज़ का वेट है या मैस है उसको हम मेजर करते हैं ग्राम के अंदर। अब देखो 5 रुपी कॉइन है, उसका जो मैस है वो बहुत थोड़ा होता है, तो हम उसको किलोग्राम में तो मेजर नहीं करेंगे, उसको हम किस चीज़ के अंदर मेजर करेंगे, ग्राम के अंदर मेजर करेंगे। देन आ जाता है हमारे पास मैस ऑफ योर स्कूल बैग। अब हमारे बैग का वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो इसे हम ग्राम में मेजर नहीं करेंगे क्योंकि ग्राम में तो बहुत छोटी सी वैल्यू मेजर होती है। तो इसके लिए हम किसकी चीज़ को मेजर करेंगे, किलोग्राम में हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड। अब क्लास का जो पीरियड होता है, मीन्स टू से क्लास में जो जितनी देर लेक्चर होता है, मैं कहती हूँ एक इंग्लिश लेक्चर है, वो कितने मिनट का होता है। ठीक है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। अब ज़ाहिर है उसका सेकंड वाला टाइम ड्यूरेशन तो नहीं होगा, हमें ये बात पता है। आप 9th क्लास में हो तो होप सो 40 मिनट्स या 35 मिनट्स का लेक्चर होता होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा यूनिट यहाँ पर आता है, मोस्टली मिनट्स में। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ कार। एक कार के अंदर हमने पेट्रोल भरवाना है तो उसके लिए उसका वॉल्यूम को किस यूनिट में हम मेजर करेंगे। आप लोग देखोगे पेट्रोल पंप पे जब वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं तो वहाँ पर लीटर लिखा हुआ होता है। वॉल्यूम किसी चीज़ का अगर हमने मेजर करना है, पेट्रोल या लिक्विड का, तो उसके लिए हम लीटर यूज़ करते हैं। इधर ये एक्सेप्शन केस है कि लीटर का एल हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, बाकी यूनिट्स का आप देखोगे यहाँ पे केजी का जी मैंने छोटा लिखा है, केएम का के मैंने छोटा लिखा है, मिनट का एम मैंने छोटा लिखा है, बट यहाँ पे एल मैंने बड़ा लिखा है क्योंकि एक्सेप्शनल रेयर केस है। नेक्स्ट आ जाता है टाइम टू बॉयल 1 लीटर ऑफ मिल्क। एक मिल्क को मैंने बॉयल करना है, कितना टाइम लगेगा उसको बॉयल करने में। अब जाहिर है सेकंड तो नहीं लगेंगे ना, सेकंड टाइम का यूनिट सेकंड होता है सबसे छोटा, तो सेकंड तो नहीं लगेंगे। अगर मैं कहूँ और लगने, मतलब कि घंटे लगने, घंटे भी नहीं लगते दूध को बॉयल होने में। मीन्स टू से क्या, कितना टाइम लगे हमें, मिनट्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब देखें मिनट्स का एम भी मैंने
छोटा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू ए टेलर। अब टेलर है, उसके लिए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्यों यूजफुल है, ये हमने बताना है। क्वेश्चन के अंदर देखो, अ स्टैंडर्ड सिस्टम एंश्योर दैट द टेलर्स मेजरमेंट आर कंसिस्टेंट, एक्यूरेट एंड अनएबल प्रॉपर फिटिंग फॉर गारमेंट्स। आपको पता है स्टैंडर्ड सिस्टम इस वजह से इजाद किया गया था ताकि हर किसी का जो मेजरमेंट है वो सेम हो, एक्यूरेट आए, क्योंकि उससे पहले कुछ लोग थे वो जो मेजरमेंट लेते थे वो अपनी हाथों की मदद से, मतलब कि अपने लेंथ फुट स्टेप्स की मदद से लेते थे, आर्म्स की लेंथ की मदद से लेते थे, और हर किसी का आपको पता है फुट स्टेप डिफरेंट होता है, आर्म का जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से हर किसी की अपनी अपनी ही मेजरमेंट आती थी, ठीक है। तो इन्होंने स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हर किसी की सिस्टम जो है, हर किसी का जो मेजरमेंट है वो सेम आए, और टेलर जो है इसकी मदद से एक्यूरेट और कंसिस्टेंट, कि अगर दोबारा भी उसको कपड़े कभी सीने पड़े तो वही वाली वैल्यू कंसिस्टेंट होती है और एक्यूरेट होगी और गारमेंट की प्रॉपर फिटिंग के लिए वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आए, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब सबसे पहले हमने माइक्रोमीटर ऑफ स्क्रू गेज फाइंड आउट करना है, एंड देन एक रोड है उसकी थिकनेस बतानी है, ठीक है। आपको नीचे माइक्रोमीटर मैंने डायग्राम में दिया हुआ है। पहले हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब माइक्रोमीटर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, उसके अंदर आपने बताना है कि जी नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये आपको 100 गिवन है डाटे के अंदर, ठीक है। स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन यानी कि पिच जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास कितनी गिवन है, 1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। अब पिच की वैल्यू देखिए मैंने लगाई है 1 मिलीमीटर जो कि हमारे स्टेटमेंट में गिवन थी, नंबर ऑफ डिवीजन भी मैंने लगाई है 100। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 0.01 मिलीमीटर, ये आ गया मेरे पास लीस्ट काउंट। अब नेक्स्ट उन्होंने मुझे क्या कहा है, नेक्स्ट उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप थिकनेस ऑफ ए स्टील शीट मेजर करें। जब मैंने अब स्टील शीट मैंने एनविल और स्पिंडल के दरमियान में रखी तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई ना स्क्रू गेज पे वो कुछ इस तरीके से आई, ये अपनी डायग्राम में देखें पहले। अब उन्होंने कहा है इसको मेजर करें। सबसे पहले आपको मेजर करने के लिए आपको पता होना चाहिए मेन स्केल की रीडिंग क्या है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम की तरफ अगर आपको लेकर चलूँ, आप डायग्राम देखो पहले। डायग्राम के अंदर पहले आपने देखना मेन स्केल की रीडिंग क्या है। मेन स्केल ये वाला मेन स्केल होता है, ठीक है। अब मेन स्केल की रीडिंग आपने 0 के बाद लाइंस को काउंट करना स्टार्ट करना है जहाँ तक कि ये नज़र आ रहा है। तो हम इसको काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन 9, यानी कि हमारी मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है, 9 आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। अब हमने करना है सर्कुलर स्केल की रीडिंग को। अब हमने क्या करनी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग करनी है। सर्कुलर स्केल की बेटा आपने ये देखना होता है कि ये जो लाइन है हमारी, ये जो सीधी वाली लाइन है उसके सामने कौन सी वाली लाइन मैच कर रही है सर्कुलर स्केल की। हमारा सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल की अगर आप सीधी सी लाइन को आगे करो ना तो हमारी ये 70 मैच कर रहा है। देखो इसी लाइन को मैंने सीधा सीधा अगर ड्रॉ करूँ मैं, ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है, तो हमारा कौन सा वाला लफ्ज़ सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, 70। तो यहाँ पे देखो मेन स्केल की रीडिंग क्या आ गई है हमारे पास, 70। अब आगे है जी हमारा सर्कुलर स्केल की कंट्रीब्यूशन, मीन्स टू से हम उसका करने लगे हैं। सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आती है उसको हमने स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए मैंने 70 को मल्टीप्लाई किया हुआ है लीस्ट काउंट के स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से, जो कि था हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.70 मिलीमीटर। इसके बाद मैंने क्या करना होता है, जो हमारे पास आती है ना मेन स्केल की रीडिंग, उस मेन स्केल की रीडिंग से मैंने इसको प्लस करना होता है। एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से होता है पूरा, अगर आपको याद हो, थिकनेस इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस ब्रैकेट लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब देखें मैंने लीस्ट काउंट, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ मैंने क्या किया, लीस्ट काउंट और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ये यहाँ पर देखें, ठीक है, मैंने पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिया है। और उसके बाद देखो मैंने 9 mm को यानी कि इसको प्लस किया है किससे, ऊपर वाली वैल्यू से, यानी कि इसकी जो मेरे पास वैल्यू आई इसको मैंने किससे प्लस कर दिया, मेन स्केल की रीडिंग से। मीन्स टू से इसको अलग अलग किया हुआ है। फार्मूला असल में ये वाला है आपके पास,
थिकनेस इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर स्केल विद द सेम प्रिसीजन एज वर्नियर कैलिपर। आपने डायमीटर ऑफ पेंसिल्स मेजर करनी है बाय यूजिंग मीटर स्केल, और आपने ये भी देखना है कि भाई ये सही तरीके से है, इसकी वैल्यू भी बिल्कुल सही है जैसे वर्नियर कैलिपर में आती है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। उन्होंने क्या कहा है, अरेंज द पेंसिल टाइटली। आपने सबसे पहला स्टेप आपने अरेंज करना है पेंसिल्स को टाइटली। कैसे पेंसिल्स को अरेंज करना है, स्ट्रेट लाइंस में, मीन्स टू से कुछ इस तरीके से आपने उनको टाइटली अरेंज कर देना है, ठीक है। मैयर द टोटल लेंथ ऑफ रो। आपने इसकी रो को मैयर करना है, इसकी रो की लेंथ को आपने मैयर करना है, ठीक है। यूजिंग ए मीटर स्केल, आपने मीटर स्केल की मदद से इसकी पूरी रो को की लेंथ को मैयर कर लेना है। एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पेंसिल टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डायामीटर। अब मैं कहती हूँ मैंने पेंसिल्स ली, उसकी इस चीज़ को मैंने मैयर किया, मैयर करके मेरे पास आ गया 6, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल मैं कहती हूँ मेरे पास थी 3 पेंसिल्स थी। इनको जब मैं डिवाइड करूँगी तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट डायामीटर आ जाएगा 2, ठीक है। मैंने क्या किया, यानी कि पहले मैंने उनको इकट्ठा किया, टाइटली बांधा स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद उसकी टोटल लेंथ मैयर की मीटर रूल की मदद से, और उसको डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ पेंसिल्स, जितनी मैंने पेंसिल्स ली हुई हैं मैंने उससे उसको डिवाइड कर दिया सिंपली। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द एंड ऑफ मीटर रूल इज़ वॉर्न आउट, यानी कि हमारा जो मीटर रूल है उसका जो एंड है वो टूटा हुआ है, मीन्स टू से ये आपके पास एक मीटर रूल है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से। अब मैं कह रही हूँ कि मेरा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे 1 है, बीच दरमियान में लाइंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा 10 तक। अब मैं कह रही हूँ ये मेरा स्टार्ट से जो है ये टूटा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, वेयर विल यू प्लेस द पेंसिल टू फाइंड इट्स लेंथ। अगर आपने किसी भी चीज़ की लेंथ को मैयर करना है तो आप बताएं आप उसको किस तरीके से मैयर करेंगे, क्योंकि शुरू वाला पार्ट तो टूटा हुआ है। आप लोग क्या करते हैं, आपने अगर पेंसिल मैयर करनी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने पेंसिल है, ये कुछ मैं पेंसिल बना लेती हूँ, और मैंने जो मीटर रूल रखा है वो मीटर रूल मैं यहाँ से इसके पास रखती हूँ यहाँ पर, और यहाँ 0 से स्टार्ट करती हूँ इसकी लेंथ को, और मैं देख लेती हूँ जी इसकी जो लेंथ है वो 2 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मैं कह रही हूँ ये वाला जो मेरा हिस्सा है ये वाला, ये टूटा हुआ है, तो अब मैं इसको कहाँ पे रख के मैयर करूँ, ठीक है, कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आए। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, प्लेस द पेंसिल स्टार्टिंग फ्रॉम एनी क्लियर मार्किंग ऑन द स्केल। अगर तो मेरे पास ये कुछ बड़ा सारा स्केल है, 0, 1, 2 एंड 3, और ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये टूटा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक रख लेते हैं, इसको टूटा हुआ रख लेते हैं कि भी मेरा ये यहाँ तक टूटा हुआ है। अब मैं क्या करूँ, अब उन्होंने क्या कहा है, आपने जो पेंसिल है वो कहीं भी रख लें, ऐसी जगह पे रख लें जहाँ की मार्किंग आपको नज़र आ रही है। मैं कहती हूँ मेरे पास 2 से 3 तक की मार्किंग मुझे नज़र आ रही है, कुछ यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख ली पेंसिल। नोट द रीडिंग एट बोथ एंड। अब एक उन्होंने कहा है आपने रीडिंग मैयर करनी है, यानी कि यहाँ की रीडिंग आपने रीडिंग मैयर करनी है, यहाँ की रीडिंग को मैयर कर लें, यानी कि 2 एक मैयर कर लें, और जो दूसरा एंड है उधर भी आप मैयर करके बताएं कि दूसरे एंड पे क्या है, यानी कि एक एंड पे मेरे 2 है और एक एंड पे मेरे 3 है। At both ends subtract the initial reading from the final reading to get the correct answer। आपने क्या करना है, इनिशियल और फाइनल को आपस में माइनस कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, why it is better to place the object close to meter scale during measurement। अब इस क्वेश्चन में वो सिंपल क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक मीटर स्केल है, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ नंबरिंग हुई हुई है, 1, 2, 3, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी है, मैं कह देती हूँ मैंने पेंसिल की मेजरमेंट करनी है, तो आप उसको दूर रख के उसे मेजरमेंट करोगे या पास रख के मेजरमेंट करोगे। मीन्स टू से मैं उसको पास रख के यहाँ पे मेजरमेंट करूँ, या मैं उसको दूर रख के मेजरमेंट करूँ, या इतनी दूर रख के मेजरमेंट करूँ। सिंपल ये वाला क्वेश्चन वो कर रहे हैं। अब आप खुद देखें, जब आपने किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करनी है, ये मेरे पास मीटर स्केल है, तो मैं उसको जो भी मैंने चीज़ मेजरमेंट करनी है उसके पास रख के करूँगी। क्यों पास रख के करूँगी, क्योंकि अगर मैं उसको दूर रखूँ कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको दूर रख देती हूँ पेंसिल को या किसी भी चीज़ को जिस पर मैं मेजर कर रही हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ये देखना कि क्या इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ
इस तरीके से मैं मीटर स्केल को बड़ा कर लेती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है कहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, ये वाली लाइन जो है मुझसे मेजर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैरेलक्स एरर आ जाएगा। पैरेलक्स एरर क्या होता है, जब आप मेजर कर रहे होते हो जो आपकी आई की पोजीशन की वजह से जो एरर आ रहा होता है उसको पैरेलक्स एरर कहते हैं। अगर मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर बिल्कुल पास रखूँ कुछ इस तरीके से, तो मुझे मेजर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पैरेलक्स एरर देखें, यहाँ पे मुझे डेफिनेट पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। यानी यहाँ पर हमारी पैरेलक्स एरर की चांस कम हो जाता है अगर हम चीज़ को बिल्कुल क्लोज रखें। एंड इंश्योर आ मोर एक्यूरेट रीडिंग, जिसकी वजह से हमारी एक एक्यूरेट रीडिंग आ सकती है। किसी भी चीज़ को पास रख के मीटर स्केल से मेजर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है why is a standard unit needs to measure a quantity correctly। आपने किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को आप मुझे बताना है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्यों ज़रूरी होता है जब हम किसी भी क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर करते हैं। ये वही बात है जो हमने टेलर वाले में की है कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, बताता है आप स्टैंडर्ड यूनिट अगर यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्यूरेटली हमें बता रहा होता है। और अलाउ देम टू यूनिवर्सली अंडरस्टूड एंड कंपेयर, और हमें बाहर के मुल्क भी लोगों को अगर हम अपना रिज़ल्ट भेजें या काम भेजें तो वो भी उसको एक्यूरेटली समझ सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स वो इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो हम बाहर के लोगों को भी अपना काम समझा सकते हैं। और वो बाहर के अगर तो कोई चीज़ है, मैंने कोई चीज़ मेजर की है और एक बाहर अंग्रेज़ है उसने भी मेजर की है, मैं कहती हूँ बाहर अंग्रेज़ है उसका आंसर आ रहा है 4 और मेरा आंसर आ रहा है 5, और यहाँ पर भी यही यूनिट है मीटर और यहाँ पर भी यही यूनिट है, तो इन दोनों को कंपेयर करना और मैं अपनी गलती निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमेना दैट कुड सर्व एज अ रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। ऐसा कुछ नेचुरल फिनोमेना बताने हैं हमने जो कि नेचर में होते हैं और जिसकी वजह से हम टाइम स्टैंडर्ड्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ से हम क्या दिन का रात का इसका टाइम स्टैंडर्ड्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। नंबर 2, वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम। सीजियम एटम कहाँ पे होता है, एटॉमिक क्लॉक के अंदर होता है, जो कि एटॉमिक क्लॉक वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के मेजर करने के लिए एक टाइमिंग डिवाइस है। उसके अंदर जो सीजियम एटम की वाइब्रेशन है उससे भी हम टाइम स्टैंडर्ड को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस कार्बन 14 की वजह से होता है और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी या उसको कितना टाइम गुजरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Why it is difficult to locate the meniscus in a weather vessel। आपने कोई वेसल ली है उसके अंदर बताना है कि मिनिस्कस किसके अंदर फाइंड आउट करना मुश्किल है। एक मेरे पास वेसल है कुछ इतनी बड़ी सारी और एक मेरे पास वेसल है कुछ बिल्कुल पतली सी। अब मिनिस्कस होता क्या है, मिनिस्कस कुछ इस तरीके से कर्व होता है, ठीक है। अगर तो मेरे पास मैं कहती हूँ ये मेरे पास विदर वेसल है और ये मेरे पास छोटी वेसल है। छोटी वेसल के अंदर जो मिनिस्कस होता है उसका कर्व फाइंड आउट करना यानी कि उसको देखना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू विदर वेसल। क्यों? क्योंकि विदर वेसल के अंदर जो हमारे पास चौड़ी वेसल होती है उसके अंदर जो मिनिस्कस होता है वो फ्लैट हो जाता है, मीन्स उसे उसका कर्व जो है वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो अच्छे तरीके से नहीं दिखता। अब यहाँ पर विदर वेसल में देखें वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें वो अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होता। लेकिन जो हमारे पास स्मॉल वेसल होती है यानी कि जिसका वॉल्यूम कम होता है उसके अंदर वो क्लियरली दिख रहा होता है। और दूसरी चीज़ इधर विदर वेसल के अंदर डिफ़िकल्ट इस वजह से भी होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाती है और पैरेलक्स एरर आ जाता है जो कि हमारी आई की वजह से होता है। इसकी वजह से भी हम डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं मिनिस्कस को विदर वेसल के अंदर देखने के लिए। 3 बातें हैं। एक बात ये कि जो हमारा मिनिस्कस है वो फ्लैट हो जाता है। दूसरी बात हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस होता है यहाँ पर यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन होती है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर पैरेलक्स एरर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। अब आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जो कि इन 2-3 चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होता हो। हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ ही इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। फर्स्ट वन पढ़ा है हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है आपका मीटर रूल आ जाता है, वर्नियर कैलिपर आ जाता है, स्क्रू गेज आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था हमने, फिजिकल बैलेंस,
उसके बाद टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टॉप वॉच, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था हमने, कैन डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 1 पे है इंटरनल डायामीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। अब हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसका इंटरनल डायामीटर मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ करती हूँ। ये कुछ हमारे पास ऐसे टेस्ट ट्यूब है, उसका ये जो अंदर वाला डायामीटर है ना, यानी कि ये उसकी ये वाली चौड़ाई, यानी कि उन्होंने क्या कहा है हमें, ये वाली जो उसकी चौड़ाई है ना, ये मैयर करनी है आपने। इसको किस तरीके से मैयर करेंगे, आपको पता है वर्नियर कैलिपर के ऊपर वाले जो जाज होते हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर वाले जाज होते हैं, वो हम इसके अंदर कुछ इस तरीके से अंदर डालते हैं और अंदर डाल के हम इसको मैयर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ बीकर, यानी कि एक आपके पास बीकर है कुछ इस तरीके से, आपने इसकी डेप्थ को मैयर करना है, ठीक है, यानी कि इसकी अंदर की गहराई को मैयर करना है। उसको आप किस तरीके से करेंगे, आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर का जो है पीछे से ये हमारे पास था मेन स्केल के पीछे से एक ऐसे करके टेल निकल रही थी। अब इस टेल की मदद से, इस टेल को मैं इधर मतलब करूँगी अपने वर्नियर के जार्स को ओपन करके, तो इस टेल की मदद से हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ जो है बीकर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है हमारा वर्नियर कैलिपर। एक बात आपने याद रखनी है कि इंटरनल डायामीटर के लिए हमने रीड किया हुआ था कि यहाँ पर हमारे इनर जाज यूज़ होते हैं और डेप्थ को मैयर करने के लिए हम वर्नियर स्केल की टेल यूज़ करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।